ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 2 अगस्त एंड कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को। और सबसे पहले ये एक अपडेट देख लेते हैं। निफ्टी सेंसेक्स दोनों 0.5% से बढ़े हैं एंड मारुति सुजुकी जिसका पॉजिटिव रिजल्ट था, यूपीएल का नेगेटिव रिजल्ट था। इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट कल आए हैं क्वार्टरली मीटिंग्स के अंदर। तो ये हो गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं विद जीएसटी स्ट्रॉन्ग जुलाई नंबर्स। तो यहाँ पर क्या है कि अब इंडियन की जो गवर्नमेंट है इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर अपना जुलाई का डेटा रिलीज किया है। तो ये Q2 जो लिखा है, Q2 का मतलब है कि Q2 शुरू हो गया है एक पॉजिटिव स्टार्ट के ऊपर। काफी सारे नंबर्स इनके पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं। तो मैं आपको बस बता देता हूँ, मैंने एक्चुअली थोड़ी वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी, उसमें साउंड नहीं आया तो ये थोड़ा मार्क हुआ हुआ है यहाँ पर, बट आई होप आपको विजिबल होगा सारी चीजें। तो गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी का नंबर आ गया। जीएसटी आपका 11% से बढ़ा है, ये पिछले जुलाई से कंपेयर कर रहे हैं, और 1.65 लाख करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। ऑटोमोबाइल के अंदर आपका देख सकते हैं, जुलाई के डिस्पैचेस की बात कर रहे हैं तो वो 3% से बढ़ा है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है कि मैन्युफैक्चरर्स कितना रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो आप फैक्ट्री के अंदर कितना रॉ मटेरियल खरीद रहे हो एज कम्पेयर टू पिछले साल कितना किया था। तो अगर उस बेसिस पे देखें तो पिछले महीने इन्होंने कंपेयर किया है, 57.8 था जो कि 57.7 चला गया। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कि अगर आप ज्यादा परचेज कर रहे हो तो आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, बट क्योंकि ये ऑलमोस्ट उतना ही कर रहे हैं तो इनको एक न्यूट्रल लेवल की एक्सपेक्टेशन है। जेट फ्यूल का सेल्स बढ़ गया है 10% से, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ गया है, फ्रीट का अनलोडिंग लोडिंग बढ़ गया है रेलवे के अंदर। फ्रीट लोडिंग होता है जो आप माल वगैरह सेंड करते हैं कमर्शियल पर्पज से रेलवेज वगैरह के थ्रू, उसका आप लोडिंग बढ़ गया है, मतलब माल सेल्स ज्यादा हो रही है इसके थ्रू। यूपीआई ट्रांजैक्शंस आपके 58% से बढ़ गए हैं, 9.96 बिलियन पर पहुंच गए हैं जुलाई के अंदर। काफी पॉजिटिव नंबर है। अब नेगेटिव्स की बात कर ले। नेगेटिव की बात ये तीनों है जिसके अंदर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया है, एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं, एंड ग्लोबल के फ्यूल प्राइसेस आपके थोड़े बढ़ गए हैं इन जनरल, जो कि एक रिस्क हो सकता है इंडिया के लिए क्योंकि हम काफी पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। टेस्लास चाइनीज वेंडर्स में गेट टू मेक इन इंडिया। अब ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, थोड़ा सा लीगल पार्ट पे भी है तो कवर करेंगे। इसमें क्या है कि टेस्ला एक तो आपका यूएस में एंटिटी है जो अपना इंडिया के अंदर सेटअप करना चाहते हैं। इलॉन मस्क अभी मोदी जी से मिले भी थे, तो वो सब चीजें हैं। बट मेक इन इंडिया टैग के लिए क्या होता है? मेक इन इंडिया के लिए आपको सारी एटलीस्ट जो स्पेयर पार्ट्स प्रोडक्ट्स वगैरह है इंडिया के अंदर से सोर्स होने चाहिए, मैन्युफैक्चर होने चाहिए। तो इसमें हुआ क्या कि अब यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं चाइनीज जो वेंडर्स हैं इंडिया में आने के लिए। तो चाइनीज वेंडर्स इंडिया में आना चाहते हैं। उसमें क्या हुआ कि बेसिकली वहां पे कुछ कंपोनेंट्स वो इंडिया में सप्लाई करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी सेल्स लगते हैं वो चाइना से जनरली बहुत सारी इकोनॉमीज इंपोर्ट करती है। तो वो लोग ये यहाँ पे भी इंडिया के अंदर भी करना चाहते हैं। बट अगर ऐसा हो गया तो मेक इन इंडिया का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो क्या हुआ कि वेंडर्स ने अब गवर्नमेंट को बोला कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या आप हमें मेक इन इंडिया का टैग स्टिल अलाउ करोगे, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और क्या पता अलाउ कर दें वगैरह। तो ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट ने नहीं मना कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला नॉट इन फेवर ऑफ एनी कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस। कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस ये लोग नहीं देना चाहते, तो ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं देंगे यहाँ पर। एंड इसके अलावा ऐसा कुछ जो फेम की स्कीम है, पीएलआई की स्कीम है, ये ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने ऑलरेडी बना के रख दी है, ये हमने पहले कवर किया है। और इसको भी वो चेंज एज सच नहीं करेंगे ताकि वो स्पेशली टेस्ला को बेनिफिट दे सके अगर वो मेक इन इंडिया नहीं बना सकते तो। आगे करेंगे। आरबीआई सेंड्स ओवर फ्रेश ड्राफ्ट टू ईएसएमए ऑन सीसीआईएल। बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूज लगती है, बहुत सारे टर्म्स हैं। आरबीआई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का बैंकिंग का रेगुलेटर। ईएसएमए मतलब आपका हो गया यूरोपियन स्टॉक मार्केट अथॉरिटी। ये यूरोप के सारे स्टॉक मार्केट को, बैंक्स वगैरह को रेगुलेट करती है। बैंक्स वगैरह को डायरेक्टली नहीं करती है, स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली करती है। ऑन सीसीआईएल, सीसीआईएल आपका है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एल का मतलब हुआ लिमिटेड, क्योंकि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो सीसीआईएल का मतलब हुआ कि सीसीआईएल के अंदर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रोल होता है कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया बैंक से, तो बैंक डायरेक्टली आपको सेंड नहीं करता है लोन। बैंक पहले अपना ट्रांजैक्शन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को शो करेगा, आपकी डिटेल्स शो करेगा, फिर वो उसको मैच करके सेंड करेगी सारा ट्रांजैक्शन। ये एक सेफ्टी सेक के लिए होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप अपने गूगल अकाउंट के ऊपर जैसे 2 पासवर्ड, मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं जिसमें आपका पासवर्ड के अलावा फिंगरप्रिंट या फिर आपका कोड वगैरह कुछ होता है जो आपको इनपुट करना पड़ता है। तो ये एक सेफ्टी सेक के लिए इन्होंने एक लेयर ऐड किया है। अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के काफी एक आप सिग्निफिकेंस समझ गए हैं। तो ये इंडिया और यूरोप के अंदर जो भी बैंकिंग
ट्रांजैक्शन होते हैं उनको भी क्लियरिंग करती है उसकी भी। तो अब हुआ क्या वहां पे, इसीलिए अब ईएसएमए पिक्चर के अंदर आता है। तो ईएसएमए ने क्या बोला था, ईएसएमए ने जो उनके बैंक्स के साथ वो डील करते थे, बेसिकली सीसीआईएल यूरोप के जो बैंक्स के साथ डील करता है इंडिया के ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इंडिया के लोग जो यूरोप में ट्रेड करते हैं या यूरोप के लोग इंडिया में ट्रेड करते हैं, सारी चीजें, तो उनके ऊपर अब ईएसएमए ने बोला है कि वो एक पीनल कैपिटल चार्ज लगाएगा। पीनल कैपिटल चार्ज मतलब अगर आपको इंडिया की सीसीआईएल के साथ डील करनी है तो आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इनको रिस्क लगता है। अब ये जो रिस्क लगता है यही इन्होंने अपना एक्सप्रेस किया, जिसके लिए आरबीआई ने इनको एक फ्रेश ड्राफ्ट भेजा है अपने रूल का, जो ये सीसीआईएल के ऊपर लगाते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। आरबीआई क्योंकि सीसीआईएल के ऊपर रूल कर मतलब बेसिकली उसको रेगुलेट करता है, उसके ऊपर रूल्स बनाता है वगैरह। तो अब ईएसएमए ने बोला कि आपके रूल्स के अंदर में दिक्कत लगती है, सीसीआईएल को बोला और अपने बैंक्स को भी बोल दिया अगर आपको डील करनी है तो आपको थोड़ा पैसा हमें देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ कि ऑब्वियसली बात है आरबीआई इस चीज से कंसर्न होगा, होना भी चाहिए। तो आरबीआई ने क्या किया, इस कंसर्न की वजह से एक फ्रेश ड्राफ्ट बना के भेजा है अपने रूल्स का ईएसएमए को, क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है तो ये फाइनल नहीं हुआ है, ऑब्वियसली बात है। एंड अभी इनको आरबीआई ने बोला इसको आप फर्म रहो, हम जो चेंजेस हैं वो कर देंगे धीरे धीरे, बट आपको ये सब कैपिटल वगैरह ये सब मतलब चार्ज वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अब नाउ इसकी बात करें तो यूरोपियन बैंक्स आर गियरिंग अप फॉर प्लान बी व्हिच इज फॉर देम टू कंडक्ट ट्रेड्स एंड क्लियरिंग थ्रू अ थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी बैंक। तो अब यूरोपियन बैंक्स के लिए एक ऑब्वियस चॉइस बनती है कि वो सीसीआईएल के अलावा किसी बैंक के थ्रू या किसी इंटरमीडियरी बैंक के थ्रू, क्लियरिंग ऑपरेशन के थ्रू बेसिकली अपना काम करा सकें इंडिया के अंदर जो ये लोग करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर एक, और इसके अंदर आगे बात की गई थी कि लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। अब आरबीआई का एक और फ्रेमवर्क है सीसीआईएल के अंदर या बैंकिंग सिस्टम एज अ होल के अंदर, जिसके अंदर आपकी टीयर 1 कैपिटल, ये देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए आप मान लो कि जो भी बैंक का कैपिटल बैंक के पास पड़ा है उसका 25% से ज्यादा वो एक कंपनी को या सब्सिडरी या होल्डिंग वगैरह को एज अ मिला के सब नहीं दे सकता लोन, इतना लोन दे ही नहीं सकता आपको। अपना जो डाइवर्सिटी है वो बनानी पड़ती है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो इसके ऊपर भी रिलैक्सेशन डिमांड कर रहा है ईएसएमए कि आपको इसको भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, जो कि आरबीआई ने अभी नहीं किया है। अभी आरबीआई ने इसके ऊपर फर्म रहने का डिसीजन दिया है, इनको बोला है। तो क्या करते हैं, न्यू एसयूवीज टू सपोर्ट मारुति। एसयूवीज आपकी जो नई इन्होंने मारुति ने लॉन्च करी है वो इनके एज अ होल फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करेंगी। बट जो सुजुकी की इनकी डील है, मारुति सुजुकी उसकी पेरेंट कंपनी है सुजुकी, मारुति उसका सब्सिडरी मान सकते हैं। अब मारुति सुजुकी के अंदर अपनी पेरेंट कंपनी के अंदर स्टेक थोड़ा खरीदना चाहते हैं। तो अब इससे होगा क्या कि ऑब्वियसली बात है इनका कैश कम हो जाएगा, इनको रॉ मटेरियल के लिए ब्लॉकेज कम कर पाएंगे, रॉ मटेरियल कम खरीद पाएंगे, तो उससे थोड़ा कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगा, रिटर्न कम होगा, मतलब इनकम कम होगी। और इन्होंने बोला है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपकी बेसिकली आरओसी, मतलब आपका जितना आपने कैपिटल लगाया उसके अकॉर्डिंग जितना आपने प्रॉफिट कमा पाए, ये वाला रेशो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिटर्न कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये आप सब देख सकते हैं कि इनका अभी के फाइनेंशियल्स मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि मारुति का रिजल्ट आ गया है। तो 6.4% से सेल बढ़ा है, 22% से रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब 6.4% से वॉल्यूम, मतलब जितना क्वांटिटी सोल्ड है वो बढ़ा है। एंड रेवेन्यू आपका मनी टर्म्स के अंदर होता है, तो मनी टर्म्स के अंदर 22% से बढ़ा है। EBITDA मार्जिन 9.2% से बढ़े। आप चाहे तो बाकी चीजें भी देख सकते हैं, बट इनका मेन ये जो चीजें हो रही है वो न्यू लॉन्चेस की वजह से हो रही है, जो नए लॉन्च कर रहे हैं कार्स के। हॉस्पिटल स्टॉक्स आपके काफी ज्यादा बूम पे चल रहे हैं, रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टी ईयर हाई इन्होंने ब्रेक किया है काफी सारे स्टॉक्स ने। फोर्टिस हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर ग्रुप ग्लोबल, ये अभी इसी ट्यूसडे को कल इन्होंने रिकॉर्ड हाई बनाया। एंड अपोलो हॉस्पिटल किम्स ने पिछले हफ्ते बनाया था। आरबीआई से 88% ऑफ 2000 नोट्स रिटर्न इन 2 मंथ्स। तो आपको पता ही कि 2000 नोट के ऊपर भी इन्होंने बोल दिया है कि वापस आप जमा करा दीजिए बैंक के अंदर, क्या पता लीगल टेंडर ना रहे फ्यूचर में। तो उनके 88% रिकवरी हो गई है जितने उन्होंने इशू किए थे, तो काफी अच्छी बात है। टपारिया टूल्स होल्डिंग इन फोकस आफ्टर बिग डिविडेंड, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। कंपनी का रेवेन्यू 764 करोड़ का है, कंपनी का प्रॉफिट 72.32 करोड़ रुपीस का है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। एंड 3.34 करोड़ रुपए का केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ही छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं इसको बोलूंगा। और उसके बावजूद इन्होंने 77 रुपीज का पर शेयर डिविडेंड किया है, जबकि इनका पर शेयर वैल्यू इज ओनली 12 रुपीज। तो यानी कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपके 50%, 5 टाइम्स तो है ही, 5 to 6 टाइम्स ज्यादा आपके प्राइस से इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और 4:1 का बोनस भी अभी दिया था।
तो मतलब ये 12 रुपए के बाद है, तो अभी इनका शेयर 12 रुपए से और घटकर 2.2 रुपीज पर आ गया है। तो इस तरीके से देखो, काफी इंटरेस्टिंग केस है। आप इसके बारे में और अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो तो पूरा इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपका बीच में एक इंटरव्यू है अनूप बागची है, मैनेजिंग डायरेक्टर आईसीआईसी प्रूडेंशियल के। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक था इसलिए ऐसा कुछ है नहीं, मैंने कवर नहीं किया। सोरिंग अनसिक्योर्ड बुक नीड्स मोर बफर्स एट एनबीएफसी। एनबीएफसी को थोड़ा और बफर देना चाहिए, यानी कि इनको और रिलैक्सेशन देना चाहिए, किसको लोन देना है किसको लोन नहीं देना है इसके टर्म्स में, ये डिमांड की जा रही है। अभी कोई न्यूज नहीं है इसके अंदर, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। आईपीओ आ रहा है एसबीएफसी का। एसबीएफसी एमएसएमई लेंडिंग के अंदर एक काफी बड़ा मतलब फ्रेंचाइज है, और बहुत अच्छे इनकी रेशो होते हैं। मैं काफी बुलिश हूँ इस आईपीओ के ऊपर पर्सनली। इनके आप देख सकते हैं नंबर्स। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, ये कंपनी का स्केल बताती है। तो अगर इनके पीयर से कंपैरिजन करके देखें तो काफी कम है, मतलब ऑलमोस्ट 50% पर ये डील कर रहे हैं। स्टिल इनका सारी चीजें अगर आप देखेंगे बहुत कॉम्पिटेटिव है। यानी कि अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेंगे तो ये मतलब आपका जो 474 करोड़ है इनका, एंड इनका इज 378 करोड़। तो इतना कम एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बावजूद भी इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं। बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9% पर आता है इनका, जो कि कॉम्पिटिटर का 7% पर है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम है, जो कि अच्छी बात है। एनपीए हल्का सा ज्यादा है, कवरेज रेशियो इनका ज्यादा है, ये भी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट सेम है, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स ऑलमोस्ट सेम है, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी इनकी कम है, तो वैल्यूएशन का गेन भी आपको देखने को मिल सकता है। मेन बात है कि 54 टू 57 रुपीज में आपको ये एक शेयर पड़ेगा। 260 शेयर्स का लॉट है, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं 15,000 से कम होगा टोटल वैल्यू। एंड ये जो है कम शेयर रखने का, कम प्राइस रखने का एक मीनिंग ये होता है कि आप बहुत अच्छा गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग गेन के लिए एटलीस्ट आप इसमें इन्वेस्ट करने का मैं तो एटलीस्ट ट्राई करूंगा। सो ये चीज है यहाँ पर। अभी यथार्थ हॉस्पिटल का भी आईपीओ आया था, इसको भी लेकर मैं काफी बुलिश था। 300 के प्राइस पर आया है, एंड अभी लिस्टिंग होने वाली है आजकल में उसकी, तो उसका भी आप प्राइस देख सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं काफी बुलिश था, मैंने उनके नंबर्स देखे थे। एक बहुत छोटी सी न्यूज है जो कल आपने अगर हो सकता है देखी भी हो। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आपके हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन है, मुंजल इनका नाम है, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर इन्होंने अपना इनका घर में इनके बेसिकली रेड करी थी। तो इसमें हो क्या रहा है कि इनका एक क्लोज फ्रेंड है अमित बाली। तो अमित बाली को कस्टम ऑफिशियल ने पकड़ लिया था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनके पास बहुत ज्यादा फॉरेक्स करेंसी थी जब वो एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे थे। तो इनको ये न्यू दिल्ली ये एयरपोर्ट पे इनको पकड़ा गया था बाली को। अब इन्होंने क्या किया है, इनकी मुंजल का नाम ले दिया इन्होंने, कि इन्होंने ये जो आपका SEMPL एक कंपनी है मुंजल की, तो उनके थ्रू मतलब उसके लिए बेसिकली ये इसको लेके जा रहे थे, एंड ये मुंजल को बिलोंग करती है। तो इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 11 लोकेशंस को सर्च करने लग गया है, जो आपका हीरो मोटोकॉर्प से लिंक्ड है। हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर बहुत सारी और ऐसे सर्चेस भी चल रहे हैं। सेबी भी इनके अंदर अभी लुकआउट कर रहा है, एंड मुंजल इनके चेयरमैन है, इनके घर की भी तलाशी ली जा रही है। तो दैट इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगेन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें हमारा। सो या दैट इज इट।